मेरा बच्चा अभी, जो बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव बच्चा था, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद हमारे जितने भी रिश्तेदार थे, ताऊ चाचा जो भी थे, उन सब से वो लगातार मिलता था, बातचीत करता था। और वो मुझसे ये कहता था, मम्मी अब हमें सबसे मिलजुल कर रहना है, हमें किसी से कोई भी बैर भाव नहीं रखना है, क्योंकि पापा नहीं है हमारे साथ। वो सबके घर जाता था, सबसे अच्छे से बोलता था, हंसता था, सब कुछ करता था। लेकिन अपने पापा के जाने के बाद वो थोड़ा परेशान रहता था। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसका कहीं मन नहीं लगता था। वो खुद कहता था कि मम्मी अब मेरा मन नहीं लगता है कहीं भी, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। मैं उसको बहुत समझाती थी, बेटा मैं हूँ अभी, मैं अभी ज़िंदा हूँ। पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। तू मेरी तरफ देख, तू खाना खा, तू सब काम कर। मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती थी, अभी भी पढ़ाती हूँ। मैं सुबह को खाना बना के जाती हूँ, तो खाना बना के रख जाती थी। तो मैं जब शाम को आती थी तो खाना ऐसे ही मुझे रखा हुआ मिलता था, वो नहीं खाता था। मैं उसको बोलती थी कि तूने खाना क्यों नहीं खाया, तो कहता मुझे भूख नहीं है। तो मैं ज़बरदस्ती उसको अपने हाथों से, 21 साल का बच्चा था वो, मैं उसको अपने हाथों से ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाती थी बैठा के अपने सामने शाम को। पूरा दिन वो बच्चा ऐसे ही भूखा रहता था, इतना दर्द में था। लेकिन उसका दर्द किसी ने नहीं समझा। वो जब किसी को फ़ोन करता था, किसी रिश्तेदार को, जैसे अपनी मन की बात को कहने के लिए, क्योंकि उस पर बात करने के लिए कोई नहीं था, तो एक बार फ़ोन उठाता था कोई, बात कर लेता था। 2 बार फ़ोन उसने किया, फिर अगले दिन किया, फिर कभी कुछ दिन बाद किया। तो बाद में मुझे पता चला, लोगों ने कहा कि ये हमको बार बार फ़ोन करके परेशान करता है, हमारा टाइम वेस्ट करता है, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है इससे बात करने के लिए। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसको कहा, बेटा तू किसी को फ़ोन मत किया कर, क्योंकि वो सब बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, है ना। तुझे जब भी फ़ोन करना है मुझे कर फ़ोन, चाहे तुझे आधे घंटे बात करनी है, चाहे 1 घंटे बात करनी है। तुझे जो कहना है मुझसे कह, तो किसी को फ़ोन करके मत परेशान कर। अब आप सब खुश रहो। अब किसी के पास उसका कभी कोई फ़ोन नहीं आएगा। अब वो आपको कभी तंग नहीं करेगा, आपको उसकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी। आप यही चाहते थे ना सर, कि वो आपको फ़ोन ना करे। अब वो कभी फ़ोन नहीं करेगा। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैंने सबसे कहा, सब रिश्तेदारों से कहा कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब ने कहा नहीं वो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ ऐसे। मुझे लगा वो डिप्रेशन में है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी कहा इसका ट्रीटमेंट चलेगा, 6 महीने इसको दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर का पर्चा अभी भी है मेरे पास। मैंने उसको दवाइयाँ ला के दी, उसने नहीं खाई, बस 4-5 दिन खाई, फिर नहीं खाई उसने दवाइयाँ। मैंने पंडितों से भी पूछा, उसकी कुंडली वगैरह भी दिखाई। कभी कभी जब हम चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं तो हम हर रास्ते को देखते हैं कि कैसे हमें समाधान मिल जाए। तो उस पंडित ने बताया इस पर राहु की दशा चल रही है, इसको बहुत संभाल के रखो, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका एक्सीडेंट घर में ही होगा। मैं उसको नॉर्मली गाड़ी, स्कूटी है उसके पास, स्कूटी थी, मतलब उसने स्कूटी ले रखी थी, तो वो उसे मैं उससे नहीं जाने देती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं कुछ हो ना जाए उसे। तो उन्होंने मुझे, जो पंडित जी थे, उन्होंने एक जगह बताई थी, चौपले से आगे एक जगह है, कोई बंगाली वहाँ बैठते हैं, बोले इसको दिखाओ तो शायद को पता चले क्या हुआ इसको। तो मैंने उनके पास ले गई, उन्होंने कुछ उसको दिया और उन्होंने बताया कि इसके ऊपर किसी ने टोने किए हुए हैं। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं जानती थी उस वक्त। उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने बताया इसको टोने किए हैं किसी ने, और घर में ही किसी ने किए हैं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई घर का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया। उन्होंने कुछ पानी दिया था, कुछ पढ़ के, कि इसको पानी पिलाइए सही हो जाएगा ये। मैंने वो किया तो उससे मुझे कुछ फ़र्क महसूस हुआ कि हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ साहूकारी में बालाजी दरबार लगता है, मैं उसको वहाँ पर भी लेकर गई, पूरी रात में बैठी रही, मैंने सब कुछ अर्जी वर्जी लगाई। उन्होंने कहा इस पर संकट है, लेकिन क्या है, किसने क्या किया, कुछ नहीं बताया उन्होंने कहा इसे बालाजी ले जाओ जो राजस्थान में है। लेकिन वहाँ नहीं ले जा पाई, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। 28 अक्टूबर, सॉरी 28 फरवरी को की घटना है ये। उससे पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और मैं इसके जो ताऊ वगैरह हैं उनसे मना करती थी इसको जॉब
इसकी जॉब की बात आप कहीं मत करिए क्योंकि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरे जो रिश्तेदार हैं वो कोई ना कोई जॉब बताकर इसको कहीं ना कहीं भेजते रहे, यहाँ वहाँ। और मैं सबसे मना करती रही कि इसको जॉब के लिए मत भेजो क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जो बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है वो कैसे जॉब करेगा? तो उसको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं कभी कहीं भेजा, कभी कहीं भेजा। उसने एक दिन किया, फिर 2 दिन किया, फिर वो वापस आया, उसका मन नहीं लग रहा था। वो कह रहा मेरा मम्मी मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैंने मना किया, ठीक है मत कर, तू घर में आराम से रह, मैं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन पहले भी इसके ताऊ ने, जिन्होंने हमारे घर में अभी पुलिस भेजी थी, उन्होंने इसे कहीं नौकरी के लिए बात करी और भेजा। मैंने मना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि वो वहाँ जाए। बहुत ही, वो बता रहा था, शाम को आया था कि बहुत ही गंदी सी जगह थी वहाँ पे। जो CFL बनती हैं या सही होती हैं, पता नहीं क्या होता था वहाँ, मैंने देखा नहीं है वो जगह आज तक। और मैंने एक बार कहा भी था अपने जेठ से कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर मेरे बेटे को आपने भेजा था। तो इन्होंने आज तक वो एड्रेस मुझे नहीं बताया, ना मैंने आज तक देखी है वो जगह कहाँ थी। वहाँ उन्होंने उसे भेजा। पूरा दिन वहाँ पर एक पति पत्नी थे, उनके बच्चा नहीं था, बच्चा हुआ ही नहीं आज तक। उनके पास इन्होंने काम करने के लिए भेजा। वो पूरा दिन उसका मन नहीं लगा। उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में क्या हुआ, कैसे क्या, उसने अपने घर के बारे में बताया। तो फिर शाम को जब ये आता है तो उसका जिसके यहाँ भेजा था उसने फ़ोन किया था इनको कि ये बच्चा तो बहुत परेशान है, ये कैसे काम करेगा, ये तो कर ही नहीं पाएगा काम। तो इन्होंने उसे बुलाया, मेरे बेटे को, और उसको इतना डांटा, बुरी तरह से डांटा। और उससे जो बातें कही मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। उससे इन्होंने कहा कि ऐसे तू कैसे रह पाएगा, ऐसे हम तेरी नौकरी की बात करते हैं, तू तो जाता है और काम वाम कुछ करता नहीं है। वो ऐसे से बोल रहा था, तू डिप्रेशन में है, परेशान है, ऐसा वैसा। ऐसे कुछ तुझे नौकरी पे कौन रख लेगा, तेरी नौकरी कभी नहीं लगेगी, तू कुछ नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। तेरा बाप क्या अनोखा मरा है? हमारा भी तो कभी बाप मरा था, हम तो नहीं दुखी हैं। तू क्यों लटकी हुई शक्ल बना के घूमता रहता है? तेरा चेहरा डरावना लगता है सबको, सब लोग तुझसे डरने लगेंगे। और तू कुछ करता नहीं है, तू अपनी माँ की कमाई खाता है बैठकर, तू फ्री का खाना खाता है, तू माँ की कमाई खा रहा है, तू कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा मेरे जेठ ने बोला मेरे बच्चे से। जो बच्चा अपने पिता की मौत के बाद इतना सदमे में था, इतना परेशान था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उससे इस तरह की अनर्गल बातें कहीं। और ये चीज़ एक बार नहीं कही थी उन्होंने, उससे पहले भी, कुछ दिन पहले भी कही थी जब ये इनके घर गया था, कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू अपनी माँ की कमाई खाता है, तू बैठा रहता है, तो कुछ नहीं करता, ऐसा वैसा नाप शनाप बहुत कुछ बोला। और एक दिन मैं दरवाजे पर खड़ी थी, तब भी शाम के समय इन्होंने बोला मेरे बच्चे से, इसकी नौकरी कहीं नहीं लगेगी, ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। इस तरह की निराशाजनक बातें उससे कई बार कही गई। ऐसे ही हमारे भाई एक महान पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि इसका बाप मर रहा था या आराम से लेटा हुआ था। मतलब इस तरह की बातें उसको कहीं मोहल्ले वालों ने, परिवार वालों ने, बाहर वालों ने इतनी अनर्गल बातें कही, उसने लेकिन कुछ भी लौट के जवाब किसी को नहीं दिया। वो आया ऊपर मेरे पास और बिना खाना खाए सो गया। मैंने कहा खाना खा ले, उसने कहा मुझे भूख नहीं है। और उसने लौट के भी कुछ नहीं कहा, ना अपने ताऊ से ना मुझसे, कुछ नहीं कहा उसने। वो बिना खाना खाए सो गया। मुझे लगा शायद ये थका हुआ है, उठकर खा लेगा, लेकिन उस रात वो ऐसे ही सो गया, वो नहीं खाया खाना उसने। मेरी गलती बस ये हो गई कि मैंने लौट के अपने जेठ से कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं उसी समय लड़ पड़ती अपने बेटे के लिए और कहती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह की बात करने की, मैं माँ हूँ, मैं खिला रही हूँ, मैं कर रही हूँ, आप कौन होते हैं कहने वाले, आप थोड़ी इसको खिला रहे हो, तो शायद आज वो इस दुनिया में होता। मैं अपने जेठ से ये सोच के नहीं कह पाई कि बड़े हैं, चलो बड़े की तरह समझा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा उस लड़के से कि तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं। जबकि मेरे पति के 4 भाई थे, पूरा परिवार है भरा पूरा, लेकिन किसी ने नहीं हाथ उसके सर पे हाथ रखा कि हम हैं, तू चिंता मत कर। अगले दिन मैं स्कूल जाती हूँ, वो उठता है, मुस्कुराता है। वो 4 महीने बाद वो बच्चा मुस्कुराया था। जब से अपने पिता की मौत हुई थी वो कभी मुस्कुराया नहीं। तो मैं देख के खुश हुई कि चलो आज ये मुस्कुरा रहा है, खुश है। उसने मेरे हाथ से चाय, मेरे हाथ में कप था चाय का, उसने चाय लेकर पी, मेरी आधी झूठी चाय, कि मैं ये कप में पीऊँगा। मैं समझ नहीं पाई क्योंकि वो कभी किसी की झूठी चाय नहीं पीता था। मेरी बेटी कुछ खा रही थी प्लेट में, तो उससे भी वो छीनता है कि मैं ये खाना खाऊंगा या नाश्ता करूंगा। तो मैंने कहा चल इसको दे दे, तू और ले ले। मुझे नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब मैं आती हूँ, जब मैंने उससे कहा चल तू खा ले, ये और ले लेगी, मुझसे वो एक बात कहता है जो मुझे अब समझ में आती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। कहता है मम्मी आप सब संभाल लोगी ना, आप अकेले सब कर लोगी ना। तो मैंने कहा बेटा मैं कर लूँगी, तू परेशान मत हो, मैं हूँ, तो जैसे भी होगा मैं कर लूँगी, हम सब मैनेज कर लेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
मैं जानती हूँ पापा नहीं है तो दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी मैं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, तू परेशान मत हो, तू ठीक से रहे और तू अपनी तबीयत ठीक कर पहले, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। मुझसे वो एक बात कहता है कि मैं आज के बाद कोई काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तू मत कर, तू आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना अभी, तू इसलिए ऐसे बोल रहा है, धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था वो ऐसा क्यों बोला। फिर मेरा स्कूल का टाइम हो रहा था, मैंने उससे पूछा कि मैं जाऊँ स्कूल, देर हो रही है, तो बोला हाँ जाओ। उसके बाद मैं स्कूल चली गई। मुझे नहीं पता था ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात। मैं स्कूल गई, वहाँ पर पता नहीं उस दिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे मैं नॉर्मल रोज़ रहती थी, पढ़ाती थी या क्लास अटेंड करती थी, पता नहीं 10 बजे करीब मैंने उसको फ़ोन किया अपने बेटे को कि क्या कर रहे हो तुम। तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं लेटा हुआ हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा बेटी से बात करा दे, तो उसने मेरी बेटी से बात कराई। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है उसकी आवाज़ से। लेकिन 12 बजे करीब जब मैं स्कूल में थी तो मुझे अचानक बहुत बेचैनी सी होने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। शायद ये नेचुरल होता है, जो मुझ पर बीती है तब मुझे समझ में आ रहा है अब। अचानक मैंने, मेरे पास एक डायरी रहती है बैग में, मैंने उसको निकाला और वहीं बैठकर मैं पूरे पन्ने पर राम राम लिखने लगी, जो मैंने कभी नहीं लिखा था आज तक लाइफ में। ऐसे लिखा, राम राम पूरे पन्ने पर लिखा, और मैं सर पकड़ के बैठ गई। मुझे पता नहीं कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी उसके 5 मिनट बाद ही मेरी बेटी का फ़ोन आता है। 1-1:30 बजे की बात है कि मम्मी फ़ौरन आओ। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसकी गिग्गी बंधी हुई थी, उसकी आवाज़ नहीं निकलती, घर में कुछ हो गया है। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ है। मैं तो अच्छा खासा छोड़ के आई थी दोनों बच्चों को। क्या हुआ वो बता ही नहीं, बोलो आप जल्दी आओ। मैं अपने प्रिंसिपल से बोलती हूँ कि पता नहीं घर में क्या हो गया है, मेरी बेटी की आवाज़ नहीं निकली, रो रही है वो लगातार। मैं भाग कर आती हूँ, 10-15 मिनट मुझे घर तक आने में भी लगे। घर का गेट खुला हुआ था, मेरी बेटी बाहर सड़क पे खड़ी हुई थी, वो घर में नहीं थी। मैंने क्या हुआ उसने बताया नहीं। उसने कहा मम्मी ऊपर जाओ, तो मैं ऊपर भाग कर जाती हूँ। वहाँ मैं देखती हूँ बेटे को अपनी उस हालत में। वो सीन आज भी मुझे सोने नहीं देता है। वो दृश्य हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है, जिस हालत में मैंने अपने बेटे को देखा था। उस हालत में देख के मैं उसे शॉक्ड हो गई। मैंने उसको आवाज़ लगाई अभी अभी, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने पड़ोसियों को बुलाया, मैंने कहा देखो मेरे बेटे को कुछ हो गया है, देखो आकर। मेरे पड़ोसी आए, उन्होंने देखा। भगवान ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करना। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मैं भाग कर गई डॉक्टर के पास, बराबर में गली में डॉक्टर रहते हैं आगे। मैं उनके पास गई, मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा प्लीज़ मेरे घर चलो, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, देखो आकर। वो आए, 5 मिनट लगे उनको आने में। आए, उन्होंने देखा, उसकी नब्ज़ सब चेक की, वो नहीं था। उन्होंने कहा इसमें कुछ बाकी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा जवान बेटा 21 साल का बच्चा मुझे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। मैं बहुत चीखी चिल्ल रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उससे, उसके जाने से पहले मैंने सबसे हेल्प मांगी कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन सब बोले कुछ नहीं होता ऐसा, नाटक कर रहा है, सब नाटक है, सब झूठ है, सबको मेरी हालत झूठ लगी। फिर पड़ोसियों ने मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है। सब आते हैं, देखते हैं। तब उनको यकीन हुआ कि मैं जो कहती सच है। मेरी किसी ने मदद नहीं करी उस वक्त। मेरे पति के जाने के बाद हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। उस समय मेरे बेटे को एक सहारे की ज़रूरत थी, जो उसकी बात को सुन सके, समझ सके। लेकिन किसी ने उसको नहीं समझा।
मेरे जेठ ने उसको एक दिन पहले इतना डांटा, बुरी तरह से डांटा, पता नहीं उसको क्या हर्ट हो गई बात कि उसने ऐसा कर लिया। भगवान, ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी मत करना। मेरा बच्चा। आप सब पूछते हैं ना कि क्या हुआ था। जब मैं आई, जब मेरी बेटी आई, पहले मेरी बेटी आई थी कॉलेज से, तो उसने देखा हमारे एक बरामदा है कमरे के आगे, उसमें रस्सी बंधी हुई थी, जो ट्रक वाली मोटी रस्सी होती है, ऊपर कुंडे से बंधी हुई थी, और उसके गले के चारों तरफ वो रस्सी, एक बार नहीं पूरा 4-5 बार, यहाँ तक पूरा भरा हुआ था उसका गला। वो रस्सी बहुत बड़ी थी, जो ट्रक में बनती है। वो रस्सी मेरे हस्बैंड लाए थे पहले कभी सामान चढ़ाने के लिए, ऊपर हम ऊपर रहते हैं, तो वो रस्सी उसके गले में थी और वो लड़का बैठा हुआ था। आप बताइए, क्या कोई व्यक्ति बैठकर मर सकता है? वो बैठा हुआ था ज़मीन पर और वो रस्सी उसके गले में थी, ऊपर कुंडे बंधी हुई थी। उस रस्सी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले के चारों तरफ लपेटा है उस रस्सी को और खींचा है पकड़ करके। जब मैंने उस कंडे और मेरी बेटी ने आके रस्सी काटी है। जब मैं आई थी तो वो लेटा हुआ था, मैंने रस्सी हटाई, लेकिन मेरे दिमाग में उस समय उसकी हालत देख के इतना परेशान हो गई, इतना इतना टूट गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है उस कंडीशन का। उसी समय गलती ये हो गई कि हमने उसकी फ़ोटो लेनी चाहिए थी, हम उसकी फ़ोटो नहीं ली। किसी ने उसकी फ़ोटो नहीं ली, और किसी और ने ली हो तो मुझे नहीं पता। मेरी 2 दिन की कंडीशन इतनी ख़राब रही जब तक उसकी बॉडी यहाँ से क्रीमेशन के लिए नहीं गई थी। मेरी कंडीशन तो तब से ही ख़राब है। 2 साल, 1.5 साल हो गया, 2 साल से मेरे पति नहीं है और 1.5 साल से मेरा बेटा नहीं है। मैंने सबसे कहा, सब लोग आए, पूरा मोहल्ला, सैकड़ों लोग आए देखने, और सब में ये फैल गई बात कि उसने सुसाइड कर लिया। और सारा इल्ज़ाम मेरे घर वालों ने मुझ पर लगा दिया कि ज़रूर इसकी माँ ने ही कुछ किया होगा, ज़रूर इसकी माँ ने कुछ करा होगा, तभी इसके बच्चे ने ये सब किया। पहले इसका पति गया, अब इसका बच्चा गया, मतलब इस औरत में ही कुछ कमी है, इसने ही कुछ किया है। सबने बहुत अनाप शनाप मेरे लिए उल्टी सीधी बातें बोली मेरे घर वालों ने। उन्होंने बोला कि ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है, जो उसका बच्चा और पति दोनों चले गए, इसने ही कुछ किया है। इस तरह की अनाप शनाप बातें बाद में सुनने में आई कि मेरे जब मिलने वाले बाद में बता रहे थे कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, कि उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसे बोला जबकि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पड़ा है, और तुम्हारे ही रिश्तेदार बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्मों का फल भुगत रही हो। तो ऐसे रिश्तेदार हैं मेरे, जो मेरे दुख में साथ देने की बजाय उल्टा मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे। मेरा बेटा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरा पति चला गया, लेकिन मेरे दुख में शामिल होने का सिर्फ वो दिखावा कर रहे थे, समाज को दिखाने के लिए कि हम हैं या खड़े हैं। मेरे बेटे की डेड बॉडी रात भर पड़ी रही, मैं और मेरी बहन और मेरी बेटी और मेरा एक चचेरा भाई, बस हम 4 लोग उसकी बॉडी के साथ बैठे थे पूरी रात। और मेरे पूरे ससुराल वाले नीचे कमरे में सो रहे थे पूरी रात। आप सोच सकते हैं कि किसी घर में इस तरह का कोई कांड हो जाए और वहाँ के लोगों को नींद आ जाए। लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार जो वहाँ आए थे वो सब सो रहे थे आराम से, और मैं और मेरी बहन और मेरी बेटी और मेरा चचेरा भाई, केवल हम 4 लोग इसकी बॉडी के साथ पूरी रात रहे। मैंने चीख चीख कर कहा कि पुलिस को बुलाइए, मुझे पुलिस चाहिए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है कि क्या हुआ है इसके साथ। सुसाइडल केस में भी पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्यों किया है इसने, कैसे किया है। लेकिन मेरे जो महान जेठ हैं, जिन्होंने अभी मेरे घर में जो ड्रामे किए थे, वो पुलिस के पास जाते हैं उनकी, क्योंकि पुलिस से जान पहचान है, मैंने पहले भी आपको बताया है। उन्होंने पुलिस से जाकर कहा कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, और हमारे भतीजे ने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया है और आप हमारे घर में नहीं आएंगे, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। तो आप यकीन मानिए कि एक भी पुलिस वाला हमारे घर पर आकर नहीं फटका, कोई नहीं आया पुलिस, जबकि सुसाइड केस में भी पुलिस केस बनता है। लेकिन मेरे जेठ ने पुलिस को घर में उस समय नहीं आने दिया। मैंने कहा कि मुझे पोस्टमार्टम कराना है अपने बच्चे का, लेकिन उसका पोस्टमार्टम भी मेरे जेठ ने नहीं करने दिया, और उसका क्रीमेशन अगले दिन कर दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरे पति नहीं थे, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पाई उस वक्त अपने बच्चे के लिए। अब वो बच्चे को लेकर चले गए, और उसका 5 ही दिन में
उन लोगों ने सब कुछ कर दिया, मतलब जो भी 10वां 13 वगैरह 5 दिन में कर करा के छुट्टी करा, हवन कर दिया। उसका वो 10वां भी नहीं कर रहे थे। जब पंडित जी ने उनसे कहा कि अगर आपने 10वें की जो भी पिंडदान वगैरह होता है वो नहीं किया तो वो आप परेशान हो जाओगे, वो आपको परेशान करेगा फिर आगे जाके। तो इस डर से इन्होंने पूजा पाठ करवाया, वरना वो भी नहीं करवा रहे थे। खैर जो भी हुआ, उसका पूजा पाठ वो सब 5 दिन में हुआ, ठीक है। उसके बाद से सबने मेरे घर में आना छोड़ दिया कि मेरे घर में इस तरह का केस हुआ है तो हमें इसके घर में नहीं जाना। 8 डेढ़ साल हो गए मेरे बच्चे को गए हुए। मेरे घर में सबको आते हुए डर लगता है, जबकि मैं उसी मकान में रहती हूँ अपनी बच्ची के साथ अकेली। तो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता उस मकान में? तो मैंने कहा डर किस बात का है, डर तो इंसानों से लगता है ना, डर किस बात का है। तो सब लोग तब से ना तो मुझसे बात करते हैं, मतलब वहम मानते हैं हर चीज़ का कि इसका बेटा चला गया या इसका पति चला, तो ये मनहूस है ना। तो ना तो मैं किसी के घर जाती हूँ तब से, ना मेरे घर कोई आना पसंद करता है तब से, ना मेरे हाथ का छुआ हुआ कोई खाना पसंद करता है। एक बार मैंने चाय बना के दी थी अपने जेठानी को, बाद में शिवरात्रि पर आए थे ये लोग नीचे अपने कमरे में, शिवरात्रि की रथ यात्रा जब निकलती है तो इन्होंने किसी ने भी चाय को छुआ नहीं, वहम के मारे, क्योंकि मैं एक विधवा स्त्री हूँ, मेरा बेटा नहीं है, मेरा पति नहीं है, तो इसके हाथ की चाय हम नहीं पियेंगे। वो चाय मुझे केतली भर के फेंकनी पड़ी थी और इन्होंने नहीं पी थी, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन मेरे घर में हुई है। मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार ये पूरा समाज है। अब मुझे नहीं पता उसने सुसाइड किया या किसी ने उसके साथ कुछ किया है, मुझे आज तक नहीं मेरे क्वेश्चंस का जवाब मिला है। लेकिन उसके बाद से सबका व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल चेंज हो गया। कोई मुझे फ़ोन नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता। जो ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम इसके रिश्तेदार हैं, किस बात के रिश्तेदार हो आप? जब जब से मेरा पति गया है या मेरा बच्चा गया है, कोई मेरे घर आना पसंद नहीं करता, मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, जैसे मैं अछूत हूँ, जबकि मैं इस घर की भी बहू, मैं भी इस घर की बहू हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद से सबका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया और मुझसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, जैसे उन दोनों के जाने में मेरा ही कुछ रोल हो। तो आज की विडंबना यही है कि जिसका पति नहीं है, बच्चा नहीं है, उस औरत को कोई भी पसंद नहीं करता है। मुझे लगता है कि पहले ज़माने में जो सती प्रथा हुआ करती थी बिल्कुल सही हुआ करती थी, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद लोग उसको नशा देकर या कुछ भी करके उसको जिंदा जला देते थे, उसकी चिता पे उठाकर, लेकिन सही करते थे, क्योंकि उसके साथ ही उसका सारा दुख दर्द भी चला जाता था। लेकिन एक औरत जिसका पति नहीं है, वह जिंदा है, इस दुनिया में है, तो लोग तो उसको अपने बातों से, अपने व्यवहार से वैसे ही मार देते हैं, है ना। तो उसका जीवन तो वैसे ही व्यर्थ है। तो इससे अच्छा है कि वो सती प्रथा थी कि कम से कम पति के साथ वो जलकर मर जाती थी तो सारे दुख भी उसके ख़त्म। लेकिन आजकल औरत जिंदा है तो सबसे बड़ा पाप है आज के ज़माने में। एक पति के बिना, एक बच्चे के बिना औरत का रहना इस समाज में एक पाप से कम नहीं माना जाता है। और सबसे बड़े दुश्मन बाहर वाले तो होते ही हैं, बाहर वालों से ज़्यादा घर वाले दुश्मन होते हैं उस औरत के, जो उसे जीने नहीं देते हैं। तो मेरी बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है, अगर मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने जरा भी हमारी प्रॉब्लम को समझा होता उस वक्त, तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। लेकिन किसी को कोई दुख नहीं है उसके जाने का। मेरे पति के जाने के 3 महीने बाद ही मेरे जेठ ने, बड़े जेठ के लड़के की शादी थी, उन्होंने खूब धूमधाम से शादी करी, खूब चढ़त, खूब नाच गाना, सब कुछ हुआ, और हम बेवकूफ़ गए वहाँ पर। 3 महीने बाद ही उनको इतनी शर्म नहीं आई कि भाई को मरे हुए अभी 3 ही महीने हुए हैं तो हम सिंपल तरीके से शादी कर लें। लेकिन खूब धूमधाम, खूब चढ़त, बारात चढ़ी, सब कुछ हुआ, और हम बेवकूफ़ वहाँ गए। मैं ये सोच के गई कि मेरे बच्चे दुख में हैं तो शायद इनको अच्छा लगेगा सिर्फ, लेकिन इन लोगों को नहीं लिहाज है कि घर में मौत हो चुकी है तो हम इस तरह से ना करें। ऐसे मेरे बेटे के मृत्यु के बाद भी दूसरी शादी हुई मेरे परिवार में, किसी को नहीं पड़ी है किसी की भी, और खूब धूमधाम से हुई हैं शादियाँ। मुझे ये परेशानी नहीं कि क्यों करी, लेकिन कम से कम इतना एहसास होना चाहिए इंसान को कि घर में अगर मौत हुई है तो हमें कुछ तो समझना चाहिए। लेकिन कोई नहीं समझता है आजकल, सबको अपना ही अपना है। अभी उनको ये दिक्कत है कि मैं क्यों जिंदा हूँ या मेरी बेटी क्यों जिंदा है, हम मर क्यों नहीं जाते हैं। जैसे मेरा पति और मेरा बेटा दुनिया चला गया, हम क्यों नहीं मर जाते, इसीलिए वो हमको लगातार तंग करते हैं। लेकिन भगवान बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, एक ना एक दिन वही न्याय करेंगे जो कुछ हुआ है अब तक।
थैंक यू।